वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब फ्रेंड। आज हम कत्यूरी वंश के बारे में पढ़ेंगे, हमारे कार्तिकेय राजवंश। इससे पहले हमने पूरी डिटेल में सारी उत्तराखंड की एंशंट हिस्ट्री को पढ़ लिया है। कुड़िंद वंश पढ़ा हमने सब, कुषाण, योधे, कर्तिपुर, यादव यानी कि यदु वंश भी बोलते हैं उसको, नाग वंश, मौर्य वंश, वर्धन वंश पढ़ा। फिर वर्धन के अंतर्गत हमने हर्षवर्धन के काल का, हर्षवर्धन के अधीन पढ़ा, हर्षवर्धन के बाद का काल पढ़ा हमने। ठीक है, पौरव वंश पढ़ा था। ठीक, पौरव वंश के बाद हम फाइनली अब पौरव वंश का अंत कर दिया था यशोवर्मन ने। ठीक है, कन्नौज का यशोवर्मन आया, उसने पौरव वंश का अंत कर दिया था। अब उसके बाद हम देखेंगे आज कार्तिकेयपुर वंश। कार्तिकेयपुर या इनको कत्यूरी भी बोलते हैं बाद में। ठीक है, ये हमारा काफी लंबा चलेगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये हमारा काफी लंबा चलेगा। इसके साथ ही मैं इन लोगों का प्रशासन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रशासन भी पढ़ेंगे, तो ये मतलब ये 2-3 स्टेप में जाएगा ही जाएगा, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखिएगा। ठीक है, तो इसमें वन शॉट में क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है ना, छोड़ने का मेरा मन करता नहीं है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं जितना करा रहा हूँ ना, इससे आपका अपर पीसीएस लेवल तक सारी चीजें कवर हो जाएंगी, इतना ध्यान रखना। ठीक है, मैं क्योंकि अनावश्यक चीजें पढ़ाता नहीं हूँ, और जो चीजें पढ़ाता हूँ तो सटीक पढ़ाता हूँ। इधर उधर से फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा इधर उधर करना भी पड़ेगा। इसके बाद अगर आप कोई भी बुक उठाएंगे ना, आपको ऐसे सरसरी निगाह में ऐसे ऐसे पलटाएंगे चीजों को, क्योंकि एक बेस बन रहा है आपका, बहुत जबरदस्त एक फाउंडेशन बन रहा है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट कर लेते हैं। कार्तिकेय राजवंश ये वाला हमारा अंतिम वंश है। इसके बाद हमारा ये थोड़ा लंबा चलेगा, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी निपटाऊं इसको भी। ठीक है, इसके बाद हमारा एंशिएंट हिस्ट्री हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हम मिडाइवल में चले जाएंगे, चंद पवार में। अब चंद पवार लोगों की तो ऐसी हड्डी तोड़ी है सभी लोगों ने, चंद पवार राजाओं को इतना रट रखा है लोगों ने, इतना पढ़ दिया उनको, इतना पढ़ दिया। वो चंद पवार भी बोल रहे होंगे, अपनी उनकी आत्माएं बोल रही होंगी कि यार ये कहाँ हमारे पीछे पड़ गए हैं, है ना, तो इतना पढ़ रखा है उनको। तो स्टार्ट कर लेते हैं हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश। देखिए, कार्तिकेयपुर राजवंश को पढ़ने से पहले हम किसी भी चीज का ना, हम थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देखते हैं। तो जैसे हमने पौरव वंश में भी देखा था कि हमने उससे पहले उस एक फ्लैशबैक गए थे, तो वहां पर चीजों को समझने में सही रहता है ना। देखिए 675 के आसपास में क्या होता है ना, ये कार्तिकेयपुर हमारे 700 के करीब, अभी देखेंगे इसको। 675 के आसपास तो क्या होता है, मध्य हिमालय में सबसे बड़े राज्य जो कि हमारा ब्रह्मपुर था, शक्ति का पतन हो चुका था। ठीक है, 675 के करीब में। देखिए होता क्या है ना, 647 में क्या होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, हर्षवर्धन का काल समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद हमने देखा था कान्यकुब्ज एक क्या होता है, कान्यकुब्ज इसका साम्राज्य होता है, कान्यकुब्ज इसका साम्राज्य होता है। ये साम्राज्य अपने आप में फिर टूट जाता है। ये टूट जाता है तो ये अपने इसके जो राज्य होते हैं, छोटे छोटे 3 राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं। अन्य लोग भी स्वतंत्र होने की कोई कोशिश करते हैं, कोई स्वतंत्र हो जाते हैं। इनमें से मेनली जो 3 थे, इसमें से एक शत्रुघ्न था, शत्रुघ्न शत्रुघ्न राज्य था एक। एक हमने देखा था ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर और हमारा गोविशाण, गोविशाण। ठीक है, हमारे अगर उत्तराखंड की बात करें, ये काशीपुर वाला रीजन हो गया, ये हमारा उत्तराखंड 90% लगभग उत्तराखंड। अब एक चीज देखना ना, हम ये जो सब पढ़ रहे हैं ना, ये 100% उत्तराखंड में नहीं है। ये उत्तराखंड वाले एरिया में इनने शासन किया है। ये खाली मतलब उत्तराखंड में ही नहीं कर रहे हैं। अभी उत्तराखंड में तो 2000 में बना ठहरा ना, ये उत्तराखंड की सीमाएं तो अब तय हुई ठहरी। अब ये लोगों को क्या पता बाद में उत्तराखंड कितना बनेगा, तो इन लोगों का तो एक टेरिटरी हुई, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके। मैंने बताया था ना जब हम कुड़िंद देख रहे थे, यहाँ पे ब्यास नदी से लेकर उन लोगों ने अपना यहाँ अलकनंदा तक अपना क्षेत्र किया था, मतलब उसमें शासन करते थे। वहां से हमें सिक्के वगैरह से वहां से पता चल जाता था ना, जो हमने हिमालय वगैरह को भी हमने खंड किए थे, मध्य हिमालय वगैरह। यहाँ से स्कंद पुराण में भी तो देखा था हमने, केदारखंड मध्य और हमारा मानस खंड करके, मानस खंड बोला जाता था कुमाऊं को, और केदारखंड बोला जाता था गढ़वाल। तो कहने का मतलब मेरी बात है इतना है। देखिए मैं इतना इसलिए आप लोगों को बोलता हूँ, इतना बोलता हूँ कि आप लोगों की समझ विकसित होगी। वो चाहता तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता ना चीजों से। देखिए होता क्या है कि जो ये अभी हमारा उत्तराखंड है, इस उत्तराखंड में ये लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस उत्तराखंड में ही राज्य करते थे, ये लोग इस एरिया में शासन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस एरिया में शासन कर रहे होते हैं, तो यहाँ से इसके अगल बगल में भी इनका शासन रहा होगा, इसके अगल बगल में भी इसका शासन रहा होगा। तो जैसे मैंने शत्रुघ्न वाला बोला, तो शत्रुघ्न वाला था इधर हिमाचल में था। ठीक है, इधर देहरादून वाले में, और सबसे मेन गढ़ इनका था सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर ये वाला इनका, ये वाला रीजन हो गया ये शत्रुघ्न वाला, ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुर, इससे पहले पौरव में, उससे पहले हर्षवर्धन में पूरी डिटेल में बताया। जो नए साथी हैं वहां जाना, आप लोगों को पूरी डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, ठीक है, ये ब्रह्मपुर वाला हमारा उत्तराखंड 90% भाग ये उत्तराखंड हो गया। और ये गोविशाण हमारा ये तराई वाला जिला हो गया। ये तराई वाले जिले के साथ साथ ही हमारा इधर को रामपुर हो गया। ठीक है, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये वाला एरिया इनका हो गया था। ठीक है, अब हमारा है क्या, देखिए ये जो ब्रह्मपुर, हमें अब क्या मतलब है, हमारा कार्तिकेयपुर
पढ़ने जा रहे हो हम, ये ब्रह्मपुर, मैंने क्या बोला 675 ईस्वी के आसपास में क्या होता है, मध्य हिमालय का सबसे बड़ा राज्य था। ये वाला, ये जो पूरा है ना, ये कान्यकुब्ज, ये मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय वाला भाग तो हुआ, ये मध्य हिमालय वाला भाग हुआ, ठीक है, ये मध्य हिमालय वाला भाग हुआ था। ये क्या बोला जा रहा है कि ये मध्य हिमालय का जो सबसे बड़ा भाग था, शक्तिशाली भाग था, सबसे बड़े साम्राज्य, सबसे बड़ा राज्य जो ब्रह्मपुर था, ये वाला राज्य, ये ब्रह्मपुर था। इस ब्रह्मपुर की शक्ति का पतन हो चुका है, अब इसकी शक्ति क्षीण हो गई, यहाँ से पतन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कौन शासन कर रहा था, पौरव कर रहे थे, हमने देखा था। पौरव क्यों, किसने, हमने अभी देखा था कि यशोवर्मन आता है यहाँ, कन्नौज का यशोवर्मन आता है, कन्नौज का यशोवर्मन आता है और इसको क्या करता है, अपने में मिला लेता है, यानी कि इस यहाँ इसको हरा देता है, इन लोगों को हरा के अपने में मिला लेता है, ठीक है, अपने में मिला लेता है। और देखिए हमने क्या देखा था, यहाँ पर ये मिलाता है यशोवर्मन मिलाता है अपने में, यशोवर्मन, आप याद कीजिएगा हमने जब पहले पढ़ा था, ललितादित्य मुक्तापीठ भी आता है, एक कश्मीर का शासक आता है ललितादित्य मुक्तापीठ, वो क्या करता है फिर, इस ललितादित्य मुक्तापीठ की सहायता से, ललितादित्य मुक्तापीठ, मुक्तापीड़ भी बोलते हैं इसको, मुक्तापीड़, ठीक है, मुक्तापीड़, इस ललितादित्य मुक्तापीड़ और जयापीड़ ने यहाँ पर आक्रमण किया था। देखिए हमने क्या किया था कि जो हमारा ब्रह्मपुर है ना, ब्रह्मपुर यानी कि ये उत्तराखंड वाला, इसके ऊपर में यहाँ पर भोट प्रदेश है, भोट प्रदेश यानी कि ये तिब्बत वाला, इस तिब्बत वाले रीजन में किसने आक्रमण किया था, इस यहाँ पर इस वाले रीजन पर एक स्त्री राज्य हुआ करता था, एक स्त्री राज्य हुआ करता था, ठीक है, एक स्त्री राज्य हुआ करता था, पूर्व स्त्री राज्य बोलते थे इसको, पूर्व स्त्री राज्य हुआ था। यहाँ पर क्या किया था, इस यशोवर्मन ने इस ललितादित्य मुक्तापीठ की सहायता से इनको भी विजित कर लिया था, इनको भी जीत लिया था, इनको भी जीत लिया था। तो फिर क्या करता है, ललितादित्य मुक्तापीठ फाइनली इन सबको अपने में कैप्चर कर लेता है, ये किसके पास आ जाता है, ललितादित्य मुक्तापीठ के पास आ जाता है, ठीक है। तो उसी समय जब ना ये यशोवर्मन क्या करता है, इस वाले रीजन को तो जीत लेता है, ये किसके पास हो गया, ये यशोवर्मन के पास हो गया, और ये ललितादित्य मुक्तापीठ की हेल्प से किसको जीतता है, इस बोर्ड को जीतता है, ठीक है। तो इसके पास अभी दोनों आ गए यशोवर्मन के पास। अब ये ललितादित्य मुक्तापीठ क्या है, अब इसको भी अपने कैप्चर में लेता है, तो फिर ये पूरा ही इसके पास आ गया ललितादित्य मुक्तापीठ के पास, ठीक है। हमने देखा था कि इसके नाम पर यहाँ पर गोपेश्वर के पास कश्मीरी हाट करके भी एक जगह थी, ठीक है, हमने देखा था कि इसमें पुरातात्विक स्रोतों में तो इसका ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन वहां पर कश्मीरी हाट करके एक जगह मिलती है वहां पर। और या फिर मैंने बताया था कि नरसिंह मंदिर या फिर नृसिंह भी बोलते हैं इसको, नरसिंह मंदिर, ठीक है। तो यहाँ पर से इसकी जो मूर्ति है इसने स्थापित की थी, ये माना जाता है, ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। अब मैं इतनी चीजें क्यों बता रहा हूँ, अब ये जो ब्रह्मपुर है इसका मतलब इस यशोवर्मन ने पहले इसको अपने कैप्चर में किया, इसको जीता, फिर इसके बाद इस ललितादित्य मुक्तापीठ की सहायता से इसको जीता, तो इसका मतलब इसको यशोवर्मन ने जीता है। इसको यशोवर्मन ने जब जीता उस टाइम यहाँ पर शासक किसका था, पौरव वंश का था, पौरव वंश का था। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस यशोवर्मन ने क्या किया, इस पौरव वंश को भी अपने में कैप्चर कर लिया, यानी कि पौरव वंश यहीं पर खत्म हो गया था, किसके द्वारा, इस यशोवर्मन के द्वारा, ठीक है। तो अब ये ब्रह्मपुर वाला इलाका उत्तराखंड है, इसमें पौरव वंश शासन कर रहा था। तो मैंने वही बताया था कि ये जो 675 में क्या हुआ था, इसके आसपास इस पौरव वंश मान लीजिए या इस ब्रह्मपुर का पतन हो गया था, ठीक है। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। मैं इतना बैकग्राउंड बैक उसमें फ्लैशबैक में इसलिए जा रहा हूँ कि आप लोगों के कनेक्शन बनेगा, फिर इसके बाद आप लोगों को इधर उधर दुनिया भर के सोर्स में भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना ये एंशिएंट हिस्ट्री में यार अगर चीजें सोर्स मिलते नहीं है इधर उधर 50 किताबें पकड़ोगे फिर वहां से समझ में आएंगी नहीं चीजें। तो इसलिए मैं सारी चीजें आप लोगों को क्लियर कर दे रहा हूँ वहीं पे, है ना। कहीं पे फैक्चुअल मिलने का ऐसे मतलब कॉन्सेप्चुअल कोई बताता नहीं है, और चीजें किताबों में भी इतनी आसानी से समझ में आती नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो इसका मतलब अब हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं 675 के आसपास तक। 675 के आसपास तक क्या होता है कि ये जो मध्य हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, ये ब्रह्मपुर, ठीक है, ये ब्रह्मपुर का लगभग पतन हो चुका है, ठीक है। अब इस समय क्या होता है, इसी समय यहां तक समझ में आ गया होगा ना। अब हमारा आएगा ये कार्तिकेयपुर। अब देखिए यहां तक मैंने कनेक्शन बनाने के लिए इतनी सारी चीजें बताई आपको, ये कनेक्शन बनाने के लिए अब हम देखते हैं इसी समय लगभग 700 एडी के पास, इस समय लगभग 700 एडी के पास, ठीक है, 700 एडी के लगभग समय में क्या होता है, यहाँ पर कार्तिकेयपुर राजवंश ने पहली बार अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित की, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे इनने क्या की, अपनी पहली राजनीतिक सत्ता स्थापित की, ठीक है। इसलिए देखिए इनका मतलब इनके मतलब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलते हैं इनको, पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं इनको, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं इनके,
और उनमें पौराणिक गाथाएं भी मिलती है इनके, अभी स्रोत में पढ़ेंगे तो इनके बहुत सारी चीजें मिलती है। कहने का मतलब इनके डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे से इनके स्रोत मिलते हैं, इसलिए इसको उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश भी बोलते हैं। देखिए ऐतिहासिक उसको बोलते हैं, इतिहास उसको बोलते हैं जहां पर साक्ष्य होते हैं, जहां पर कोई चीज प्रूफ के साथ होती है, जहां पर हमें कोई उसके सीधे सीधे प्रमाण मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं इनके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हमारे कार्तिकेयपुर राजवंश को ऐतिहासिक राजवंश बोलते हैं। कत्यूरी बोल लीजिए या कार्तिकेयपुर राजवंश बोल लीजिए, तो इसके मतलब कि पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है, क्योंकि इसके सीधे सीधे हमें साक्ष्य मिल रहे होते हैं। अभी हम देखेंगे इनके स्रोत के बारे में, ठीक है। आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को इसके बाद फिर भटकना ना पड़े कहीं पर, जी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। फिर समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक करना, फिर से पीछे जाना, फिर से चीजों को बार बार सुनोगे देखोगे तो चीजें अपने आप समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब इनके ऐतिहासिक स्रोत देख लेते हैं, इनको हमें पता कैसे चला कि ये चीजें हुई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। मैंने जो अभी तक इतनी राम कहानी बताई, ये सारा चीज बताया मैंने, ये अब ये पता कैसे चला हमें, ये पता हमें चला। अब देखते हैं हम इनके स्रोत, ठीक है। इनके स्रोत की बात करते हैं हम। देखिए इनके स्रोत के बारे में हमें 8-9 अभिलेख मिले हैं, लगभग 9 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इनमें से हमारे 8-9 अभिलेख हैं जो उनको देखते हैं पूरी डिटेल में, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें तो त्रिभुवन राजदेव था, त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव का बागेश्वर मंदिर शिलालेख, त्रिभुवन राजदेव का बागेश्वर मंदिर शिलालेख, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा आ गया ललित सूरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र। देखिए वैसे मैंने ये जब स्रोत बताए थे तो वहां पर मैंने प्रॉपर ये चीजें बताई हैं, लेकिन फिर भी हमारा कतिरुवन चल रहा है तो इन चीजों को प्रॉपर नहीं लेके चलेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा ना। एक सीक्वेंस से सारी चीजें, एक फुल पैकेज मिल जाएगा आप लोगों को यहाँ से, ठीक है। इसलिए मैं सारी चीजों को करा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा फिर, ठीक। फिर उसके बाद हम देते हैं ललित सूरदेव। ललित सूरदेव इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, पीवाई क्यूआई को ये सारी चीजें करेंगे, बस फिर कहां से क्या आएगा यार, है ना। फिर तो प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली बात होगी। फिर बेसिक सबसे पहले एक बार बेसिक सारी चीज के क्लियर हो जाए, फिर तो क्वेश्चन के बैंक का लगाओ बस, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, बस कैसे नहीं निकलेगा, ठीक। देखिए ललित सूरदेव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र, पांडुकेश्वर, ठीक है। पांडुकेश्वर है, पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र लेख, ताम्रपत्र लेख पांडुकेश्वर, वही हमने बद्रीनाथ के पास इधर को, हम इसको बाद में पढ़ेंगे ना, हमने डिटेल में पहले भी पढ़ा है, इसको हम और पढ़ेंगे जब हम पंचबद्री पंचगेत्रा वगैरह पढ़ेंगे ना कल्चर में, तो वहां पर सब आएंगे अभी ये पांडुकेश्वर वगैरह, ठीक है। इसके पास से भी, ठीक। ताम्रपत्र लेख हो गया हमारा। फिर ललित सूरदेव का कंडारा रुद्र लेख हो गया, ललित सूरदेव, ठीक है। ये भी ललित सूरदेव है, हाँ। ललित सूरदेव का, देखिए फ्रेंड्स कभी कभी मैं मुंह से बोल रहा होता हूँ, पेन कहीं गलत चल जाती है, फिर थोड़ा सोच लेना कि वही है करके, हाँ। फिर ऐसे मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। कंडारा ताम्रपत्र लेख, ठीक, ताम्र लेख है, ठीक। ये है रुद्रप्रयाग में, कंडारा वाला रुद्रप्रयाग, ये रुद्रप्रयाग में है, ये चमोली हो गया, ठीक है। बागेश्वर तो बागेश्वर ही हो गया। उसके बाद हम भूदेव का बागेश्वर शिलालेख, भूदेव का बागेश्वर शिलालेख, भूदेव का बागेश्वर शिलालेख। देसठ देव का बालेश्वर मंदिर का ताम्रलेख, देसठ देव, देसठ देव का बालेश्वर मंदिर ताम्रलेख, मंदिर ताम्रलेख है, ताम्रलेख, ये 63 देव है, ठीक। ताम्रलेख, ठीक। ये बालेश्वर वाला चंपावत हो गया, चंपावत, ठीक। ये हो गया। फिर इसके बाद पदमसठ देव हो गया हमारा, पदमठ देव करके भी बोलते हैं इसको, पदमठ देव, पदमठ देव का पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर ताम्रलेख, ठीक। दिख रहा होगा। इसके बाद चलो इधर को देख लेते हैं,
इधर को देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाता है सुभिक्ष राजदेव का पांडुकेश्वर ताम्रलेख। सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव का पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर ताम्रलेख, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है बैजनाथ के 3 शिलालेख आ जाते हैं। बैजनाथ के 3 शिलालेख। देखिए इतनी सारी जानकारी मिलती है हमें, इसलिए तो इसको उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश बोलते हैं। अगर प्रथम राजनीतिक वंश बोल हमने पाया ना, देख ही लिया डरा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना आप लोग। और भी इनकी कत्यूरी काल के स्मारक स्मारक और इनकी कलाकृतियां आदि मिली हैं। जैसे ये स्मारक और कलाकृतियां कहाँ से मिली तो बोलेंगे, तो ये हमारी मिली है बागेश्वर से, जागेश्वर से, पांडुकेश्वर से, जोशीमठ से, बद्रीनाथ से, सोमेश्वर, लाखामंडल आदि जगहों से मिली है, ठीक है। मैंने ये बता दिया ना। देखिए जैसे हम बात करें तो इनकी, अगर इनकी स्मारक और कलाकृतियों के बारे में, बागेश्वर हो गया, जागेश्वर हो गया, पांडुकेश्वर हो गया, बद्रीनाथ हो गया, सोमेश्वर हो गया, लाखामंडल हो गया, इन सब जगहों से, ठीक है। इनकी प्राचीन लोक गाथाएं होगी और जागर हो गए, ठीक है। इनके जागर वगैरह मिलते हैं, ठीक। हमारे आगे हम उसको देखेंगे मौला देवी वगैरह को, जिसको जिया रानी बोलते हैं, ठीक है। जिया रानी का ये सब सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। उत्पत्ति अगर देखिए, उत्पत्ति में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग, ठीक है। इनकी लोक अगर है ना, इनकी मतलब ये इनके स्रोत की बात करें तो इनमें से आप लोग ये भी प्राचीन लोक गाथाएं होगी इनकी, प्राचीन लोक गाथाएं, लोक गाथाएं एवं जागर हो गए, ठीक है। प्राचीन लोक कथाएं और जागर ये भी हमारे स्रोत में आ जाएंगे, इनको देखेंगे, ठीक है। अब इनकी उत्पत्ति कैसी हुई उनको देख लेते हैं। उत्पत्ति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, ठीक है। अब इतिहासकार एक लक्ष्मीदत्त जोशी थे, ठीक है। लक्ष्मीदत्त जोशी के अनुसार क्या हुआ इसको देखते हैं पहले, ठीक है। लक्ष्मीदत्त जोशी, ठीक। लक्ष्मीदत्त जोशी, लक्ष्मीदत्त जोशी जी क्या बोलते हैं, अब इनकी बात सुनते हैं। इनने क्या बोला कि ये, इनने बोला था नंबर 1 बात, अयोध्या से आए थे, ठीक है। अयोध्या के मूल निवास, अयोध्या के मूल निवास। देखिए अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। बीडी पांडे जी कुछ अलग बोलेंगे, ये कुछ अलग बोलेंगे, ठीक है। अयोध्या के मूल निवास, ठीक है। और इनने क्या बोला था, अयोध्या से शालिवाहन नामक एक सूर्यवंशी राजकुमार कत्यूर घाटी में निवास करने लगा, उसी के वंशज ये कत्यूरी कहलाए, ठीक है। इनने क्या बोला, अयोध्या से शालिवाहन नामक सूर्यवंशी सूर्यवंशी राजकुमार कत्यूर घाटी, परवर्ती कुड़िंदों में देखेंगे ना, कत्यूर घाटी हमारे बागेश्वर वाला, ठीक है। कत्यूर घाटी में निवास करने लगे, ठीक है। और मतलब लगे या फिर ये राजकुमार करने लगा, इसको लिख सकते हैं अगर भाषा, अगर लैंग्वेज बनानी है तो, ठीक है। तो उसी के वंशज, तो उसी के वंशज मतलब उसी के नाती पोती वगैरह, हाँ, पीसी के उसके प्रोजेनी वंशज कत्यूरी कहलाए, ठीक है। कत्यूरी कहलाए, ठीक। ये एक बोला जोशी जी ने। अब एटकिंसन देखते हैं, जिसने हिमालयन गजेटियर वगैरह लिखा 1885 में, ठीक है। अब एटकिंसन की बात भी देख लेते हैं। एटकिंसन, एटकिंसन महाराज क्या बोलते हैं, एटकिंसन क्या बोलते हैं, कत्यूरी लोग बहुत, मतलब ये कत्यूरी लोग क्या थे, जो काबुल और पश्चिम हिमालय के खटोर नामक जनजाति के वंशज थे, ठीक है। कत्यूरी नाम सर्वप्रथम एटकिंसन ने ही दिया था, ठीक है। देखिए होता क्या है ना, ये एटकिंसन ने क्या कहा था, कत्यूरी लोग, कत्यूरी लोग जो थे, कत्यूरी लोग काबुल व पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी हिमालय। देखिए पश्चिमी हिमालय का मतलब क्या हुआ ना, हम अगर हम जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इंडिया की ज्योग्राफी, देखिए हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से ऐसे करके जाएगा हमारा हिमालय, यहाँ से लेकर हमारा नंगा पर्वत है यहाँ पर,
नंगा पर्वत से लेकर हमारा नामचा पर्वत तक ये हिमांचल हमारा हिमालय हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर को हमारा अरुणाचल में आ जाएगा, ठीक है। इधर पीओके वाले रीजन में यहाँ पर को आ जाता है। फिर हमारे सुलेमान किरथर ये वो इधर वो सारे चले जाते हैं। इसको जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी तो वहां पर पूरी डिटेल में इस चीज को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला हिमालय का पार्ट हो गया। अब हिमालय के पश्चिमी वाला पार्ट, जैसे इसने काबुल बोला है, ये अफगानिस्तान वाला, ये इधर वाले रीजन हो गया, ठीक है। हमारे फिर इधर को आ जाएगा उस सेंट्रल एशिया वाले इधर। हमारा ये इंडिया हो गया, जैसे इसको इंडिया मान लीजिए, इंडिया ये भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इस प्रकार से फिर इधर को टर्की वर्की दुनिया भर के आते रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाले एरिया हो गए, मतलब ये वाले इनकी हिमालय से इधर वाले मतलब उनकी बात हो रही है, ठीक है। अब जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पर पूरी डिटेल में देखेंगे उन चीजों को। कत्यूरी लोग काबुल के पश्चिम हिमालय के कटोर के जो कटोर जाति यहाँ पर जनजाति हुआ करती थी, जाति होती है नामक कटोर नामक जाति के वंशज थे, ठीक है। इनके वंशज थे। वंशज का मतलब क्या हुआ, इनकी प्रोजनी होती है जो, मतलब इनके नाते पोते समझ लीजिए आप हमारी भाषा में, ठीक है। नामक वंशज थे, ठीक, मतलब इनकी पीढ़ी के थे आगे, मतलब ये रहे होंगे इनकी जो नाती पोते पीढ़ी आगे की प्रोजनी हुई जो उसमें, ठीक है। तो कत्यूरी, इस प्रकार हमने क्या देखा, ये कत्यूरी नाम जो सर्वप्रथम दिया, ये क्वेश्चन बनता है। कत्यूरी नाम तो सर्वप्रथम किसने दिया, एटकिंसन ने ही दिया है। किससे, इस कटोर जाति के नाम पर, इस कटोर जाति के नाम पर, ठीक है। ये किसने दिया सर्वप्रथम, एटकिंसन ने, ठीक। इतना ध्यान रखना, कत्यूरी शब्द सबसे पहले एटकिंसन ने दिया, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन साहब वही हमारे उत्तराखंड के, हमारे हिंदी लिटरेचर में भी हैं, हमने इनको पूरी डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। आप लोग जाना वहाँ उत्तराखंड की जो हमारा लिटरेचर वाला पार्ट है, हमारा साहित्य वाला पार्ट है, उसको पूरी डिटेल में कंप्लीट कर दिया है। हिंदी का व्याकरण आधा हो गया है, अब हिंदी के व्याकरण को भी लेके चलेंगे, उसको भी जल्दी पूरा करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पर जाना आप लोग, राहुल सांकृत्यायन जी को पूरी डिटेल में जाएंगे। अब राहुल सांकृत्यायन जी क्या बोलते हैं, राहुल सांकृत्यायन जी क्या बोलते हैं, ये जो कत्यूरी वंश था, कत्यूरी वंश को इन्हें शक कुषाणों से संबंधित मानते हैं। इनके अनुसार हूणों से पराजित होने के पश्चात शक कुषाणों ने उत्तराखंड के कत्यूरी वंश की नींव डाली, ठीक है। इनका क्या बोलना है राहुल सांकृत्यायन जी का, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन ऐसे लिखते हैं इनको, ठीक है। सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या बोला इनको, ये कत्यूरी वंश के, ये कत्यूरी वंश को इनने शक और कुषाणों का वंशज माना है। इनने असली में इनको शक और कुषाणों से संबंधित माना है। शक और कुषाण हमने इससे पहले देख लिया ना, शक और कुषाण। उनने क्या बोला कि जो शक और कुषाण थे, इनके जो छोटमोट बच्चे थे राजा, फिर ये बाद में उभर के आए तो ये कत्यूरी बन गए, इनका ये कहना था। देखिए इनने क्या बोला है कि जो हूणों के, इनके अनुसार हूणों से पराजित होने के पश्चात जब इन शक कुषाणों को हूणों से पराजित हुए तो इनने उत्तराखंड में क्या हुआ, कत्यूरी वंश की नींव डाल दी। इनने ये बोला इनको, ठीक है, कत्यूरी वंश की नींव डाल दी। कहने का मतलब क्या हुआ, इनने क्या बोला कि जो ये शक कुषाण थे, हमने देखा था ना, शकों के अंदर हमने सूर्य मंदिर को देखे थे शक हमारे, फिर उसके बाद कुषाण आए, कुषाण में हमने क्या देखा था, वो कनिष्क को देखा था, ठीक है। कनिष्क इनका सर्वशक्तिशाली शासक हुआ करता था, ठीक। तो उनने, इनका क्या कहना है, हूण हमारे इधर के भोट प्रदेश के इधर तिब्बत वाले रीजन से यहाँ से आते थे, तो ये अटैक करते थे ना, तो इनने क्या किया, इनने इन पर अटैक किया, कहा इनके बाद जो छुटमुट रह गए थे, इनके सक्सेसर थे जो, उनने छोटे छोटे करके बाद में उभर के आए और इनने अपने कत्यूरी साम्राज्य का की स्थापना कर दी। इनने कत्यूरी वंश की नींव डाली, राहुल सांकृत्यायन जी का ये कहना है, ठीक है। अब इनने प्रमाण क्या दिया इसका, प्रमाण इनने दिया है कटारमल में जो सूर्य मंदिर है। देखिए सूर्य मंदिर में हमने क्या बोला था, जो ये शकों के होते थे सूर्य मंदिर, कटारमल की जो सूर्य मंदिर की बूटधारी मूर्ति है जो शकों में प्रचलित थी, ठीक है। शकों में जो बूटधारी सूर्य मंदिर, बूटधारी सूर्य मंदिर की मूर्ति है जो, वो ये किससे थी, इन शकों से संबंधित थी। देखिए बूटधारी का मतलब क्या है ना, वहां उन्हें जूते पहने हुए हैं, बूट का मतलब है जूता है, ठीक है, जो नॉर्मली, यानी ये बूटधारी क्या होता है करके अंड शंड बूटधारी करके आप लोग रटोगे भी नहीं, तो ठीक है, बूट का मतलब वही जूता है जिसको हम पहनते, ठीक है। फिर शिव प्रसाद डबराल चारण जी हुए, इनके अनुसार भी कुछ नई बातें आती हैं। देखिए इनके अनुसार क्या होता है, कत्यूरी क्या थे, खश थे, जिन्होंने कोल व किरातों को हटाकर या उनको पराजित करके उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित की। अब ये डबराल साहब क्या बोल रहे हैं, शिव प्रसाद डबराल चारण जी, शिव प्रसाद डबराल, इनको बोलते हैं चारण। इसको ध्यान में रखना, मैं बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। चारण, इनके अनुसार इनने क्या बोला था, कत्यूरी खस्ते, कत्यूरी क्या थे, खस्ते, कत्यूरी खस्ते,
ठीक है। कत्यूरी क्या थे? खश थे, जिन्होंने कोल और किरातों को पराजित कर उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित की थी। इनने क्या बोला? कोल और किरातों को हटाकर, किरातों को हटाकर या इनको पराजित कर इनके स्थान पर कत्यूरी वंश की नींव डाली। इनने ये बोला है। हमने कोल, किरात, खस, भूटान तक स्टार्टिंग में जो पूरा जातियां थी ना, उन जातियों को हमने देखा था। ठीक है, हमने कुड़िंद वंश पढ़ने से पहले, जब ये राजनीतिक सत्ता चलती थी उससे पहले हमने देखा था इनको, कोल, किरात, खस, भूटान तक करके। ठीक है, प्रमाण देखिए, अब इनने प्रमाण क्या दिए इसके। बंगाल के पाल शासकों के अभिलेख में खस देश पालों के अधीन था। ठीक है, बंगाल के जो पाल शासक थे ना, हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे एंसेंट में, बंगाल के पाल वगैरह, है ना, पाल जिसने, गोपाल ने जिसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं कि बंगाल के जो पाल शासक थे उनके अभिलेखों में जो खसदेश था ना, जो खसदेश था, खसदेश, वो क्या था? पालों के अधीन था, वो पालों के अधीन था। ठीक, पालों के अधीन था। ये खसदेश जो था ये पालों के अधीन था। ठीक है, पाल कत्यूरियों के समकालीन थे। अभी जो पाल हैं ये किसके समकालीन थे? ये कत्यूरियों के समकालीन थे। ठीक है, ठीक, इससे क्या पता चलता है हमें? कत्यूरियों व खसों की सामाजिक स्थिति में काफी समानता थी। ये कत्यूरी थे और जो ये खस थे, तो इनकी सामाजिक स्थिति में काफी समानता थी। उत्तराखंड के राजपूत राजा, राजपूत राजा मतलब जो अब हम आगे पढ़ेंगे, उत्तराखंड के जो राजपूत राजा थे वो हमारे चंद और पंवार। ठीक है, चंद और पंवारी राजपूत राजा। ठीक है, ये क्या करते थे? खस और कत्यूरियों को दोनों को निम्न स्तरीय मानते थे। जो खस और ये कत्यूरी थे, इन दोनों को निम्न स्तरीय मानते थे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं न कहीं ये समकालीन होंगे और एक दर्जे के होंगे, तो इसलिए इनको क्या माना? इनने निम्न स्तरीय माना है। ठीक है, ठीक, चंद पवार ने इनने। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला था, अब चंद पवार बीच में कहां से आ गए? मैंने क्या बोला था, जब किसी चीज का डिक्लाइन होता है और किसी चीज का राइज हो रहा होता है, तो राइज और डिक्लाइन एकदम नहीं होता है किसी भी चीज का। देखिए थोड़ा थोड़ा करके ये इनका डिक्लाइन शुरू होगा और यहाँ से नई शक्ति होगी जो थोड़ा थोड़ा अपने को राइज करेगी। यहाँ पर क्या होगी? राइज वाली एकदम डोमिनेंट हो जाएगी, तो ये डिक्लाइन वाला जो डोमिनेंट होगा, तो ये डोमिनेंट वाला भी 100% डोमिनेंसी नहीं होगी इसकी, और जो मतलब जो डिक्लाइन होगा वो भी एकदम 0% भी नहीं आ जाएगा, उसका डिक्लाइन इतना भी नहीं हो जाएगा, और जिसका राइज होगा वो भी एकदम 100% भी नहीं चला जाएगा। तो डोमिनेंसी वाले की डोमिनेंसी रहेगी, ये रहेगा, ये अब इसका प्रभुत्व रहेगा, ये शक्तिशाली होगा। ये क्या होंगे? कम शक्तिशाली होंगे, इनका कम प्रभुत्व होगा, तो ये छुटमुट अपना शासन कर रहे होंगे, ये मजे में शासन कर रहे होंगे, इतना हुआ। ठीक है, इनका प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो इसलिए ये इन लोगों का राइज चल रहा होगा उस टाइम पर। ठीक है, ये अपने डिक्लाइन की ओर होंगे। ठीक, आशा करता हूं इतना समझ में आया होगा। ठीक है, ये इतना आप लोगों को अगर कुछ नहीं आया समझ में, तो आप लोग इतना ध्यान रखना कि जो बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों में खस देश जो है वो पालों के अधीन था, इतना ध्यान रखना। ये जो खस देश है, खस देश, ठीक है, ये खस देश क्या था? ये पालों के अधीन था। ठीक है, ये पालों के अधीन था। जैसे हमने देखा था ना, वहां पर कुड़िंद किसके अधीन था? मौर्यों के अधीन था ना। मौर्य के अधीन यानी कि उसमें मौर्य कौन? हमने अशोक के शिलालेख, कालसी लेख वगैरह पढ़े थे ना, तो हमने उसमें कुड़िंद को क्या बोला था? कालसी शिलालेख में उनको पुलिंद बोला था, और उनके क्षेत्र को अपरांत बोला था। उसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ, ये जो खस हैं ये किसके? बंगाल के पालों के अधीन थे। हमारा इधर को देखेंगे ना, ये वाला बंगाल, ये तो यहाँ पर को हमारा बंगाल के में पाल लोग शासन करते थे। तो इसमें हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री में, तो इन पालों के अधीन कौन था? ये खस देश थे, इतना ध्यान रखना। ठीक है, कत्यूरी व खसों की सामाजिक स्थिति में काफी समानता थी। अब जो कत्यूरी थे ना, ये कत्यूरी और खसों की जो क्या थी? इनकी मान्यताएं थी। ठीक है, इनकी जो सामाजिक स्थिति थी ये एक जैसी थी, कत्यूरी और खसों की। ठीक है, कत्यूरी और खसों की। ठीक, इतना ध्यान में रखना। ठीक, इनकी समानता थी। उत्तराखंड में राजपूत जो थी, राजपूत जाति, यानी कि ये हमारे चंद पवार, ये क्या करते थे? इन दोनों को निम्न स्तरीय मानते थे, इन दोनों को निम्न स्तरीय मानते थे। ठीक है, इन दोनों को निम्न स्तरीय मानते। कहीं न कहीं इनकी समानता दिख रही है, कुल मिला के ये एक जैसे दिख रहे हैं ना, कहीं न कहीं ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसलिए शिव प्रसाद डबराल ने क्या बोला? कत्यूरी खस थे। ठीक है, कत्यूरी खस थे। इनका शिव प्रसाद डबराल ने क्या कहा? ये कत्यूरी जो है यही खस है। ठीक है, यही खस है, ये कत्यूरी ही क्या है? खस है। ठीक, ये कत्यूरी ही खस है, जिन्होंने कोल और किरातों को हटाकर यहाँ उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित की थी। इनने क्या बोला कि जो ये कत्यूरी हैं यही खस हैं। अब इनने क्या किया? इन कत्यूरी, कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो खस थे
ये खशी बाद में क्या बन गए हैं, कत्यूरी बन गए हैं। देखिए अब कोल किरात हमने क्या देखी, कोल किरात देखिए हमने स्टार्टिंग की क्लास याद कीजिएगा, स्टार्टिंग में हमने क्या देखा था, हमने देखा था जब पूरा प्रजाति था, सबसे पहले हमने उत्तराखंड के स्रोत पढ़े, उसके बाद हमने उत्तराखंड की पूरा प्रजातियां पढ़ी, पूरा जातियां। तो उसमें हमने पढ़ा था कोल किरात, ऐसे ही हमने सीक्वेंस से भी पढ़े थे खश। ठीक है, सबसे पहले हमने कोल पढ़ा सबसे प्राचीन, फिर ये हमारे गियरसन ने इसको बोला था पहली, लेकिन सबसे पुरानी ये है हमारे। फिर किरात आती है, फिर आती है खश, भूटान दिख भी पड़ा था। अब ये क्या बोल रहे हैं हमारे शिव प्रसाद डबराल जी, क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो एक खश, जो हमारी ये कत्यूरी है ना, वो कत्यूरी ये खश थे, ये वाले खश थे। अब इन खशों ने क्या किया, इन खशों ने इन कोल और किरातों को समाप्त किया, इनके शासन को इनने समाप्त किया, इनको खत्म किया, इनके ऊपर ये चढ़ गए, ये बने खश। अब ये खश ही क्या है, ये कत्यूरी है। ठीक है, ये कहना है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। आशा करता हूं अब ध्यान में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो कत्यूरी है, ये कत्यूरी खश थे, इन्होंने बोला है इनके अनुसार कत्यूरी खश थे। ठीक है, ये कत्यूरी खश थे, और तथा जिन्होंने कोल और किरातों को हटाकर या इनको पराजित कर, इन खशों ने इन कोल और किरातों को, कहने का मतलब इनसे पहले वाली जो प्रजाति हैं इनको हटाया और इनके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। ठीक है, इनमें इनने इनको हटाया, इन खशों ने इन कोल किरातों को हटाया और इन खशों ने इनके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित कर दी। अब ये खश ही क्या है, कत्यूरी है। इतना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इतना ध्यान रखना। ठीक है, फिर इनकी देख लेते हैं इनकी प्राथमिक, अब इनकी राजधानी में चले जाते हैं। आशा करता हूँ इतनी चीजें आप लोगों के समझ में आई होंगी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इनकी राजधानी के बारे में। देखिए इनकी राजधानी की बात करते हैं, इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। प्रारंभिक राजधानी देखते हैं तो इनकी थी हमारी जोशीमठ कार्तिकेयपुर। ठीक है, जोशीमठ, जोशीमठ हमारा वही चमोली कार्तिकेयपुर। ठीक है, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ कार्तिकेयपुर में थी। ठीक है, उसके बाद हम अगली देखते हैं, इनकी अगली राजधानी के बारे में बात करें तो इनकी अगली राजधानी हमारी, देखिए बाद में ये चले जाते हैं उधर को, सुभिक्ष राजदेव भी अपनी चेंज करता है। फिर उधर हमारे इधर बागेश्वर में जब कत्यूर घाटी भी चले जाते हैं, बैजनाथ साइड को। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं आगे को, जैसे जैसे शासक आते रहेंगे तो इनकी लेटर जो कैपिटल होगी, राजधानी होगी, उनको हम देखते जाएंगे। हमारे प्रारंभिक ये है, फिर उसके बाद हम कत्यूर घाटी बैजनाथ वाले जो शाखा होगी उनको देंगे, आगे रजवार करके आएंगे, हमारे अस्कोट साइड में चले जाएंगे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग पूरी डिटेल में सारे एक एक को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब इनके हम देख लेते हैं। पहले एक मैं ब्रीफिंग दे देता हूँ इन लोगों की कौन कौन थे। ठीक है, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इनमें मतलब इनको डिटेल से पढ़ेंगे फिर। ठीक है, संस्थापक की बात करें तो अभिलेखों के अनुसार इसको बसंत देव या बसंतन देव को बोला जाता है। देखिए इसकी संस्थापक की बात करें ना, इसका संस्थापक मतलब फाउंडर कौन था, संस्थापक, संस्थापक की बात करें तो बसंत देव को माना जाता है। ठीक है, बसंत देव, बसंत देव को माना जाता है, इसको बसंतन देव भी बोला गया है, बसंतन देव, इसको बसंतन देव वाला है। जनश्रुति के अनुसार वासुदेव, जनश्रुति, ठीक है, जनश्रुति मतलब लोगों के अनुसार, जो लोगों के एक दूसरे कई सुनी बातों के अनुसार कहने का तो, जनश्रुतियों के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार, जनश्रुतियों के अनुसार वासुदेव। ठीक है, जनश्रुति के अनुसार कौन था, वासुदेव था। राहुल सांकृत्यायन ने क्या बोला, बसंत देव और वासुदेव को एक ही मानते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने ये बसंत देव और जो ये वासुदेव है, इन दोनों को एक ही माना है। किसने, राहुल सांकृत्यायन जी ने। ठीक है, ये बसंत देव और ये वासुदेव को, ये बसंतन देव और वासुदेव को राहुल सांकृत्यायन जी ने एक ही माना है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब इनकी इंपोर्टेंट चीज आ जाती है, इनकी इंपोर्टेंट चीज हमारी क्या आ जाती है, राजभाषा। राजभाषा क्या थी, राजभाषा थी इनकी संस्कृत, संस्कृत थी इनकी। और लोक भाषा क्या थी इनकी, पाली। ठीक, लोक भाषा इनकी पाली थी। ठीक है, कत्यूरियों के शिलालेखों की लिपि से हमें पता चलता, इनकी अगर हम लिपि की बात करें तो इनकी लिपि, इनकी लिपि की बात करें तो इनकी लिपि थी कुटिला। देखिए मैंने लिपि जब पढ़ाई थी ना हिंदी में, आप लोग जाना लिपि में मैंने बहुत डिटेल से सारी चीजें बताई हैं, शारदा लिपि, कुटिला लिपि वगैरह, देवनागरी लिपि, जब हम लिपि का विकास पढ़े थे ना,
भाषा और लिपि का विकास जहां पर पड़ा आप लोग वहां जाना, पूरी डिटेल में मैंने चीजें समझाई हुई है, ठीक है। कत्यूरी राजवंश के प्रमुख शासकों की बात करते हैं अब हम। अभी सिर्फ इनकी बात करेंगे, इनको डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। देखिए इनके ना जो शासक हुए थे, अगर कत्यूरी राजवंश के जो शासकों की बात करें तो इस कत्यूरी राजवंश में विभिन्न परिवारों के 14 शासकों ने उत्तराखंड में तथा उसके पड़ोसी क्षेत्रों में 300 वर्षों तक शासन किया। इतना ध्यान रखना कि जो एक कत्यूरी शासक थे, ये कत्यूरी शासक थे ना जो, इनने मतलब इनके अलग अलग परिवार टाइप के हुए, 3-4 परिवार पढ़ेंगे हम इनके, मेनली 3 होते हैं, फिर 4 चौथा भी पढ़ लेंगे, वो बाद में उनको उत्तरवर्ती वालों को 4 बोल लेते हैं, वही अपनी सुविधा के लिए हम पढ़ लेंगे। मेनली 14 या 15, कोई 14 बताई रहता है, कोई 15 बताई रहता है, मेनली हम 14 देंगे। इस राजवंश में विभिन्न परिवारों में, इस राजवंश में विभिन्न परिवारों में कितने 14 शासकों ने, 14 शासकों ने, दिख रहा होगा ना, हाँ 14 शासकों ने उत्तराखंड में, उत्तराखंड में तथा उसके पड़ोसी क्षेत्र तथा उसके पड़ोसी क्षेत्रों में, देखिए मैंने पहले ही बोला है कि ये खाली उत्तराखंड में, पड़ोसी क्षेत्रों में ये खाली उत्तराखंड में ही शासन नहीं कर रहे हैं, ये उत्तराखंड को रैंडमली, जो उत्तराखंड है उसमें और उसके अगल बगल में उसके बगल वाले एरिया में भी ये क्या कर रहे हैं, अपना शासन कर रहे हैं, ठीक है। पड़ोसी क्षेत्रों में भी ये शासन कर रहे हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने क्षेत्रों में लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, वर्षों तक शासन किया। 14 शासकों ने उत्तराखंड तथा उसके पड़ोसी क्षेत्रों में लगभग 300 वर्षों तक शासन किया, ठीक, इतना ध्यान में रखना। अब अलग अलग परिवार है ना, ये लगातार नहीं है। अब ऐसा बोलना कि यार लगातार मतलब 14 शासक यार 300 वर्षों तक कैसे टिक गए। अब जैसे परिवार, तभी तो बोल रहा हूं मैं, इसमें विभिन्न परिवार हुए, जैसे अभी देखेंगे वो परिवार चलते रहेंगे। तो देखिए जैसे एक प्रतापी शासक हो, प्रतापी, जैसे एक ललित सूर्यदेव लेंगे हम, ललित सूर्यदेव प्रतापी हुआ, उसके बाद थोड़ा प्रतापी कम 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 होते गए, कम प्रतापी अयोग्य आए, अयोग्य अयोग्य खत्म होते रहे। अयोग्यों की कोई कहानी है नहीं, कौन पूछता है अयोग्य को, अभी भी वही बात होती है, अयोग्य की कोई कहानी है नहीं, हम उसके बारे में पढ़ते नहीं है, वो कितने लंबे चलेंगे होंगे। उसके बाद दूसरा परिवार आया, तीसरा परिवार आया, इस प्रकार से ये 300 सालों तक चलता रहा। जो मेन मेन जो खास खास है उनको बारे में पढ़ते हैं, बस इतना है, ठीक। तो अब हम बात कर लेते हैं बसंत देव वाला परिवार इन लोगों का, ठीक है, बसंत देव वाला परिवार, बसंत देव, ठीक है, बसंत देव वाला परिवार, ठीक है। अब बसंत देव वाले परिवार में क्या होता है, बसंत देव हो गया, फिर इसके बाद वाले का पता नहीं है, इसको अज्ञात देख लेते हैं, ठीक है, अज्ञात, इसका नाम पता नहीं है। फिर उसके बाद आता है खरपण देव, खरपण देव, ठीक, दिख रहा होगा ना, खरपण देव। खरपण के बाद आता है हमारा कल्याण राजदेव, कल्याण राजदेव, ठीक। कल्याण राज के बाद आता है हमारा त्रिभुवन देव, त्रिभुवन देव, ठीक है। हमारे इस प्रकार से हमारी ये पहला वाला परिवार हो गया, ठीक है। बसंत देव हो गया, अज्ञात हो गया, इसका नाम पता है। फिर खरपण देव आता है, कल्याण राजदेव और त्रिभुवन देव, ठीक है। अभी मैं इनका सिर्फ आप लोगों को बता रहा हूं कि ये परिवार हुए हैं। फिर इनको पूरी डिटेल में, बसंत देव, इनको 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 सब इनको पूरी डिटेल में, इन राजाओं की भी डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्योंकि हमारा कत्यूरी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद अगला परिवार देखते हैं, बसंत देव वाला हो गया, ठीक है। अब इनका देख लेते हैं निम्मर वाला, ठीक है। निम्मर परिवार देख लेते हैं इनका, निम्मर वंश वाला, निम्मर वंश, ठीक, निम्मर वंश देख लेते हैं। अब निम्मर वंश वाले परिवार में इनके श्री निम्मर, श्री निम्मर हो गया पहले, यही निम्मर वाला, ठीक है। इसका पुत्र इष्टगण देव, इष्टगण देव आता है ना क्वेश्चन की उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किसने किया सबसे पहले, तो इस प्रकार से ऐसे आएंगे, ठीक है। ललित सूर्यदेव सबसे प्रतापी राजा हो गए, ललित सूर्यदेव, ललित सूर्यदेव। फिर इसके बाद भूदेव, भूदेव, ठीक है। इसी ये भूदेव की ही उससे जानकारी मिलती है कि बागेश्वर शिलालेख में इसका संस्थापक ये बसंत देव था करके, इसी के शिलालेख से हमें पता चलेगा, ठीक है। इसका बागेश्वर शिलालेख है, एक बागेश्वर शिलालेख है इसका, इसके बागेश्वर शिलालेख से पता चलता है कि ये कत्यूरी का जो संस्थापक था वो कौन था, ये बसंत देव था, ठीक है, इतना ध्यान रखना। उसके बाद हमारा सुलोड़ादित्य आ जाता है, सुलोड़ादित्य वंश, सुलोड़ादित्य वाले को इधर को लिख देते हैं, सुलोड़ादित्य वंश, तीसरा परिवार इसका सुलोड़ादित्य,
सलोड़ादित्य वंश आ जाता है। देखिए सलोड़ादित्य में आ जाता है इसका पहला इच्छट देव, इच्छट देव। इच्छट देव के बाद आता है देसठ देव, देसठ देव। देसठ देव के बाद आता है पदम देव, पदम देव के बाद आता है सुभिक्ष राजदेव। ओहो देखा नहीं होगा ना, ये लीजिए अब देखिएगा, सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राज देव ये इनका आता है, ठीक है। 10वीं शताब्दी में क्या होता है, 10वीं शताब्दी के अंत में सुभिक्ष राजदेव जो है, सुभिक्ष राजदेव है, इसने ये मतलब जो कत्यूरी वंश का जो अंतिम मतलब कत्यूरी वंश का कोई एक वंशज होता है, मतलब जिसका नाम बोलते हैं नरसिंह देव। ये नरसिंह देव क्या होता है इसका, देखिए ये जो सुभिक्ष राजदेव है ना, इसका वंशज होता है, इनकी प्रोजनी होती है, ठीक है। इसका एक जो वंशज होता है ये क्या करता है, ये नरसिंह देव क्या करता है, यहाँ से राजधानी को गोमती घाटी में ले आता है, ठीक है। गोमती घाटी में स्टार्ट कर देता है बैजनाथपुरम में। इसको हम आगे पढ़ेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है। हमारा वीडियो फिर काफी लंबा हो जाता है तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, तो फिर आप लोगों के फ्रेश एकदम फ्रेश उससे समझ में आएगा। इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार इससे बसंत देव से स्टार्ट करेंगे, एक बार ये भी पूछा गया है कि अंतिम राजा कौन था, तो इसको माना जाता है। अगर ओवरऑल फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे, ओवरऑल पूछा जाएगा तो हम पर्वतीय जो हमारे हैं कत्यूरी राजवंश उनको देखेंगे, क्योंकि ये कत्यूर घाटी में चले जाते हैं ना बाद में। इसके बाद जिनका इसका वंशज होता है एक, ठीक है, इसका वंश का नरसिंह देव। नरसिंह देव क्या करता है, अपनी राजधानी यहाँ से चेंज कर लेता है। अब ये राजधानी चेंज क्यों की, कैसा किया, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे, ठीक है, आगे वाले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम इन पूरे राजाओं को सबको पढ़ेंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद देखेंगे कि इनने क्यों राजधानी स्टार्ट मतलब क्यों चेंज की, यहाँ से कत्यूर घाटी में क्यों गया। देखिए ये यहाँ से फिर कत्यूर घाटी में चले जाती है ना, तो इसलिए इनको कत्यूरी कहते हैं, ठीक है। इनकी कत्यूर घाटी हमारे बागेश्वर में पढ़ेंगे, ठीक है। बागेश्वर में रणचूला कोट वगैरह भी बोलते हैं, उसको बाद में डिटेल में देखेंगे। देखिए अभी आपने क्या देखना है इनकी, अगर हम पहले परिवार की बात करें तो आप ध्यान में क्या रखना है आपने, बसंत देव हो गया, इसके बाद अज्ञात इसका पता नहीं चलता है, खरपण देव हो गया, कल्याण राज देव हो गया, त्रिभुवन देव हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे परिवार की बात करें तो हम इधर देखेंगे हमारा निम्बर वंश वाला, निम्बर वाला परिवार, श्री निम्बर हो गया, इष्टगण देव हो गया, इष्टगण देव है, इष्टगण देव हो गया, ललित सूरदेव हो गया, भूदेव हो गया, देव देव लगाते जाना सबके पीछे, ठीक है। फिर इनकी लिपि हमने कुटिला देखी थी। इनका थर्ड वाला परिवार क्या हो गया, सलोड़ादित्य वंश हो गया, इसमें इच्छट देव हो गया, देसठ देव हो गया, पद्म देव और सुभिक्ष राजदेव, ठीक है। किसमें, इस सलोड़ादित्य के तीन परिवार इनके, पहले बसंत देव वाला हो गया, फिर निम्मर वाला हो गया, बसंत निम्मर वाला, फिर सलोड़ादित्य वाला हो गया, ठीक है। इतना ध्यान में रखना आप लोग, आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो बताना फिर से, क्योंकि ये कत्यूरी वंश काफी इंपॉर्टेंट है यार, यहाँ से क्वेश्चन बनने की काफी संभावना रहती है, इसलिए मैंने इसमें बाल की खाल निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक एक स्टेप को लेकर चल रहा हूँ मैं प्रॉपर, ठीक है, आप लोगों को कि अच्छे से समझ में आए। बहुत करके मैं अपनी साइड से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट में बोल रहा हूँ, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर आप लोगों की दिक्कत हो रही है, कहीं पर समझ में नहीं आ रहा, तो मुझे बताइएगा, मैं फिर से पूरी डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आशा करता हूँ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। जो साथी नए हैं तो आप लोग जाइएगा पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, वहां पर सारी चीजें आपको एकदम डिटेल में समझ में आएंगी। वहां पर उत्तराखंड हो गया हमारा, हिंदी होगी, रीजनिंग होगी, सारी चीजें पूरी डिटेल में चल रही है। एग्जाम को देखते हुए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाते जाएंगे, सारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इतना ही करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा, विश यू हैप्पी दिवाली।